अभय अभी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उस समय मौजूद डॉक्टर बी के करण बड़ी तेजी से वार्ड में आए। अभय ने डॉक्टर करण को देखा तो उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। अभय ने 2 कदम पीछे लिए और डॉक्टर करण को नेतृत्व संभालने का इशारा किया। डॉक्टर करण ने, जो एक अधेड़ उम्र के अनुभवशाली और परिपक्व डॉक्टर थे, स्ट्रेचर पड़े उस युवक को देखते ही कहा कि ये पॉइजनिंग का केस है, हमें पुलिस को जानकारी देनी होगी। डॉक्टर करण की बात सुनकर उस युवक की मां अतिभावुक होकर रोने लगी और डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाती हुई बोली, पहले आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर, फिर जिसे भी खबर करनी होगी आप कर देना, पर पहले मेरे बच्चे को देखिए। डॉक्टर करण ने उस युवक की तरफ देखा और हामी भरकर उसका इलाज शुरू किया। उन्होंने उस युवक की आंखें खोलकर देखी। उसकी आंखों की पुतली सिकुड़ती जा रही थी और वो बेचैनी से साथ छटपटा रहा था। उन्होंने उस युवक की नाड़ी जांची और फिर उसे मुंह खोलने को कहा। उन्होंने बड़े ही आराम और प्यार से उससे पूछा कि उसने क्या खाया है। वो युवक आंखें खोलता और बंद करता, अर्धमूर्छित अवस्था में भी वो स्वयं की आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर करण ने उसके साथ आए लोगों से पूछा कि इसने क्या खाया है, तो घबराती हुई उस युवक की मां ने एक बोतल अपने पास से निकाली। पास खड़े अभय ने उसकी मां के हाथ से वो बोतल ली और उसका निरीक्षण किया। फिर डॉक्टर करण की तरफ देखकर कहा, इट्स ए पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। डॉक्टर करण ने अपने कर्मियों और जूनियर डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि उस युवक को जल्दी से आपातकालीन बेड पर डाले और उसकी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को सुचारू की जाए। उसके बाद डॉक्टर करण ने एक राय ट्यूब उस युवक की नाक में डाली, जो उसके पेट तक पहुंच रही थी। उस ट्यूब को स्लाइन की बोतल से जोड़कर कई चरण में उसके पेट में फ्लूइड पहुंचाया गया और फिर निकालकर उसके पेट की सफाई की गई। फिर उसे एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया गया, पर उस युवक की अवस्था और भी ज्यादा खराब होने लगी, तो डॉक्टर करण के निर्देश पर उस युवक को ICU में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर करण उस युवक की मां और उसके साथ आए अन्य लोगों को इस बात की जानकारी दे ही रहे थे कि बेड पर आधी बेहोशी की हालत में पड़े युवक ने अपनी भर्राई आवाज में कहा, मुझे नहीं जीना है डॉक्टर, प्लीज मुझे बचाने की कोशिश मत करो। आई डोंट वॉन्ट टू लिव। डॉक्टर करण और अभय समेत वहां खड़े सभी लोग उस युवक की तरफ मुड़े और कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। तभी उस युवक की मां ने रोते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे नहीं पता ये क्या बोल रहा है, मदद कीजिए डॉक्टर, प्लीज मदद कीजिए। उस युवक को एक बार फिर स्ट्रेचर पर डाला गया और अस्पताल कर्मी उसे ICU की तरफ लेकर बढ़ गए। अभय आपातकालीन विभाग से निकल ही रहा था कि वहां खड़ी डरी और सहमी उस युवक की मां ने जाते हुए अभय से पूछा, लक्षित बच तो जाएगा ना डॉक्टर? अभय 2 सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो गया, पर तुरंत ही वो समझ गया कि वो महिला अपने बेटे की बात कर रही थी। उसने एक नज़र पास खड़े डॉक्टर करण पर डाली और फिर हामी में सर हिलाता हुआ वहां से निकल गया। अस्पताल कर्मी स्ट्रेचर पर लक्षित को डालकर अस्पताल की लिफ्ट में गए और फिर उसे 4थी मंजिल पर लेकर पहुंचे। यहाँ सुदूर कोने में अरावली हॉस्पिटल का ICU नंबर 2 अवस्थित था। विभिन्न गलियारों से होते हुए वो लक्षित को लेकर जा रहे थे। लक्षित की आंखें बंद थी, पर तरह तरह की रोशनी जब उसके पलकों से टकराती तो ना चाहते हुए भी वो आंखें खोलकर देखने और समझने की कोशिश करता कि वो कहाँ जा रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है। ICU में पहुंचने के बाद एक बार फिर अस्पताल कर्मियों ने उसे उठाया और एक नए बेड पर डाल दिया। वो अपनी मूर्छा से लड़ता हुआ अपने सामने खड़े नए चेहरों को देखने की कोशिश करने लगा। तभी 2 कर्मियों ने उसके बैग को लेस दैन प्लास्टिक शीट वाले पर्दों से ढका और उसके सारे कपड़े उतार दिए। फिर हल्के नीले रंग के अस्पताल के डिस्पोजेबल कपड़े उसे पहनाए गए। उसके पूरे शरीर को मशीनों से जोड़ दिया। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगाया गया। नाक में अभी भी राय ट्यूब लगी थी। हाथ की नस में ड्रीप लगाई गई थी और उसके शरीर की पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी। पास खड़ी एक 25-26 साल की नर्स उसका BP और शुगर चेक कर रही थी। उस नर्स ने रामस्वामी नामक डॉक्टर, जो उस समय ICU के मरीजों की जांच कर रहा था, उससे कहा कि सर, पेशेंट के ब्लड में कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है और ब्रीथिंग भी हैवी हो रही है। डॉक्टर रामास्वामी ने लक्षित को नज़र भर देखा और फिर नर्स को जरूरतन निर्देश दिए। लक्षित के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि उसे चक्कर आ रहे थे और वो कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वो बार बार अपनी आंखें बंद करता कि नींद किसी तरह उसे अपने आगोश में ले ले, पर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो सो नहीं पा रहा था।
उसके अंदर जाने कौन सी बेचैनी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखों में स्याह खालीपन और चेहरे पर गजब की उदासी थी। यदि लक्षित अस्पताल के इन भारी मशीनों में उलझा नहीं होता तो वो एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी दिख रहा था। लक्षित का रंग गोरा था और उसका कद लगभग 5 फीट और 8 इंच रहा होगा। शरीर थोड़ा भरा सा दिख रहा था, पर शरीर पर पड़े स्ट्रेच मार्क्स बता रहे थे कि कभी व्यायाम उसकी रोजमर्रा का हिस्सा हुआ करता था। उसकी आंखें थोड़ी छोटी थी और उनका रंग भूरा था। उसके बालों का रंग भी गहरा भूरा था। चेहरे पर दाढ़ी थोड़ी घनी थी जो उसके काफी दिनों से हजामत न करने की पुष्टि कर रही थी। उसकी कलाई पर भी जगह जगह काटने के ताज़ा निशान थे जो बता रहे थे कि उसने इस अस्पताल तक पहुंचने से पहले भी कितनी ही बार खुद को खत्म करने की कोशिश की है। इस ICU में लगभग 10 और बेड लगे थे, जिनमें से 6 भरे हुए थे और 4 खाली। 3 नर्स तत्काल वहां दिख रही थी, जो अलग अलग मरीजों के पास आना जाना कर रही थी। लक्षित के पास भी कभी कोई नर्स आती जो उसकी खाली होती ड्रिप को बदलती, तो कभी कोई अस्पताल कर्मी आता जो उसके खून का सैंपल लेकर जाता। नर्सेस की भनभनाहट के अलावा सिर्फ मॉनिटर के बीप की ही इकलौती ऐसी आवाज थी जो उसे स्पष्टता से सुनाई दे रही थी। हर तरफ कृत्रिम रोशनी की इतनी व्यवस्था थी कि उसे ये तक नहीं पता चल पा रहा था कि बाहर दिन है या रात। कितना समय बीत गया उसे इस घुटन भरे ICU के बैग में। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उसे लग रहा था कि लेस दैन वो बस एक निर्जीव शरीर है जिसमें ये सब लोग मिलकर जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटों में बस 10 मिनट के लिए वहां विजिटर्स को आने की अनुमति थी, तो माँ या उसका सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक में से कोई उससे मिलने चला आता था। वो बस मौन नजरों से उन्हें नजर देखता और फिर नजरें फेर लेता। अभी बस 2 दिन ही हुए थे उसे इस तरह इस अस्पताल के बेड पर। डॉक्टर करण ने कहा कि पॉइजन की वजह से उसे अंदरूनी नुकसान हुआ है जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जब तक वो समस्या ठीक नहीं होती वो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही रखेंगे। लक्षित को 2 दिन गुजरने के बाद भी एक पल की भी नींद नहीं आई थी। वो जबरदस्ती अपनी आंखों को घंटों बंद रखता पर सो नहीं पा रहा था। ऊपर से हर 2 घंटों के अंतराल पर कोई नर्स चली आती जो उसका BP और शुगर टेस्ट करती। वो सामने की सफ़ेद दीवार को घंटों तक निहारता रहता। कभी कभी डॉक्टर्स का कोई ग्रुप आता और दबी जुबान में वो लक्षित की तरफ इशारा कर फुसफुसाते कि यही है वो जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या किया? तो जहर पी लिया। ये बातें जब लक्षित के कानों में पड़ती तो वो बेचैन हो जाता। उसे समझ नहीं आता कैसे अपनी भावनाओं और अपने गुस्से को वो नियंत्रित करे। अभी बस कुछ क्षणों के लिए जाने कैसे लक्षित की आंख लग गई। ICU में बस एक डॉक्टर और 2 नर्सेज मौजूद थे जो अलग अलग पेशेंट्स को अटेंड कर रहे थे। लक्षित की स्थिर सांसें और नब्ज धीरे धीरे तेज गति पकड़ने लगी। हालांकि उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। मॉनिटर मशीन पर उसके शरीर में बढ़ती हलचल दिखने लगी और उसकी बीप की आवाज का अंतराल भी कम हो गया था। डॉक्टर रामास्वामी उसके बेड के पास आए और उसे चेक करने लगे कि तभी लक्षित की आंखें खुली। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और उसकी आंखों से आंसुओं के कतरे गिरे जिन्होंने उसके गालों को भींगा दिया। डॉक्टर रामास्वामी ने इंजेक्शन लगाने के लिए लक्षित की कलाई मोड़ी ही थी कि लक्षित के आंखों में जाने कहां से गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने डॉक्टर रामास्वामी को धकेल कर खुद से दूर किया, जिससे टाइल्स की फ्लोरिंग पर डॉक्टर का पैर फिसला और वो पीछे की तरफ गिरने वाले थे, पर पास रखी मेज का सहारा लेकर उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। उनके हाथ में जो इंजेक्शन था वो दूर जमीन पर जा गिरा था। उधर लक्षित ने अपने हाथों में लगी ड्रिप की पाइप को खींचकर हटा दिया, फिर ऑक्सीजन मास्क को दूर किया और फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सारी वायर्स को हटाने लगा। वो बिस्तर से उठा पर खुद के शरीर पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से डगमगा गया। उधर डॉक्टर रामास्वामी ने लेस देन वार्ड बॉयज को बुलाने को इंटरकॉलिंग की। वो फिर से आगे बढ़कर लक्षित को रोकने की कोशिश करने लगे, पर वो उसे रोकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। लक्षित ने डॉक्टर को एक बार फिर जोर का झटका दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने इधर उधर देखा तो सामने उसे एक खुली बालकनी दिखी। वो अपने सामर्थ्य अनुसार तेज गति से उस खुली बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर रामास्वामी और बाकी नर्सेज भी उसके पीछे भागी। उस बालकनी तक पहुंचने के बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां से नीचे कूदने की कोशिश की, पर तब तक वार्ड बॉयज आ चुके थे और उन्होंने लक्षित को पकड़ लिया। लक्षित ने चीखते हुए कहा, लीव मी, यू स्काउंडर्स, मुझे जाने दो, मैं ऐसे नहीं जी सकता। लक्षित अपने आप को दोहराता रहा। उसकी चीखें अब रोने वाली आवाज में तब्दील हो गई थी।
वो अब डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वहां मौजूद लोग अपने अपने तरीके से उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके कानों तक तो जैसे कोई बात पहुंच ही नहीं रही थी। अंततः जब संभालना मुश्किल सा हो गया तो डॉक्टर रामास्वामी ने एक और सिरिंज हाथ में ली और सेडेटिव का इस्तेमाल किया। उस सेडेटिव ने धीरे धीरे लक्षित को अपने आगोश में लिया और उसकी आंखें बंद होती चली गई। उसकी तेज सांसें अब मध्यम हो चली थी और धड़कनें मंद स्वर में लयबद्ध हो गईं। डॉक्टर रामास्वामी और अन्य अस्पताल कर्मियों ने राहत की सांस ली, पर सबके मन और आंखों में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर हुआ क्या है इस युवक के साथ।